नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी जीवन साथी। बधाई शर्मा जी, लक्ष्मी का आगमन हुआ है। कहते हुए डॉक्टर मथुर ने उस नन्ही सी जान को उनके हाथों में सौंप दिया। शादी के 10 साल बाद उन्हें पिता बनने का सुख मिला था। वह अपने अंश को गोद में लिए उसे देखकर अपने पितृत्व भाव से भावुक हो रहे थे। डॉक्टर, मेरी पत्नी निधि कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है, उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। आप चाहें तो मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा और चली गई। शर्मा जी बच्ची को लिए निधि के कमरे की तरफ बढ़ गए, जहाँ वो आंखें बंद किए लेटी थी। वो उसके पास आकर बैठ गए। प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, निधि देखो, हम दोनों का अंश, हमारे प्यार की निशानी, हमारी गुड़िया। विनय जी, मैं इसे सबसे पहले आपके साथ देखना चाहती हूँ, उसने आंख बंद करके कहा। विनय ने बच्ची को पालने पर लिटा दी, फिर सहारा देकर निधि को अधलेटा सा बैठा दिया और बच्ची को उसकी गोद में दे दिया। निधि की आंखें अभी भी बंद थीं। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब अपनी आंख खोलकर देखो, मेरी शहजादी बिल्कुल तुम पर गई है। निधि ने विनय के मुंह पर हाथ रख दिया। विनय ने उसका हाथ थाम उसे बच्ची को देखने के लिए इशारा किया। निधि ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, अपने सीने से लगाकर खुद विनय के सीने में लगकर फपक पड़ी। विनय की आंखें भी नम हो गईं। वो अपनी अंतर्दशा अच्छी तरह से जानते थे। बधाई हो निधि, विनय शर्मा ने निधि से कहा, तुम्हें माँ और मुझे पापा बनने के लिए। फिर उन्होंने निधि के आंसू साफ करके रोते हुए बच्ची को उसकी गोद से ले लिया। वैसे निधि ग्रह नक्षत्र से राशि अनुसार इसका जो भी नाम हो, लेकिन हम प्यार से इसे विनी बुलाएंगे, तुम्हारे और मेरे नाम की शुरुआत के अक्षरों को जोड़कर। विनय का वी और निधि का नी, विनी ना। सुंदर हम दोनों के प्यार की तरह है। निधि लेटी अपने पति और बेटी को देख रही थी। आज विनय के चेहरे पर अलग ही चमक थी, एक गौरवपूर्ण भाव था, शायद पिता बनने का सुख। निधि उसे प्यार से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। विनय ने उसकी तरफ देखा तो आंखों से ही, क्या हुआ, पूछा उसने। निधि ने भी पलकें झपकाकर कुछ नहीं कह दिया। देखो, मेरी शहजादी को उसकी आँख, नाक, मुंह सब तुम्हारे पर गया है, खासकर इसकी आंखें और होंठ, विनय ने शरारत से कहा। धत, अब आप पापा बन गए हैं एक बेटी के, तो दुनिया में पापा लोग अपने बच्चों की अम्मा से रोमांस नहीं कर सकते क्या? मैं तो कहता हूँ और भी ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा हम दोनों में। निधि ने शर्माकर आंखें मूंद लीं। हाँ, यही तो देखना चाहता था, तुम्हारा शर्माते हुए बदला रंग एकदम लाल हो गई। ऐसे ही हमारी गुड़िया का रंग भी। नहीं नहीं विनय जी, कभी नहीं, हमारी गुड़िया का रंग कभी भी मुझ पर नहीं जाएगा, कभी नहीं। उसका रंग अपने पिता पर होगा, वो हमेशा आपके जैसे ही दिखेगी, मेरी जैसी बिल्कुल नहीं। विनय ने निधि को अपने सीने से लगा लिया। निधि आज भी वहीं खड़ी थी, जहाँ 10 साल पहले खड़ी थी। विनय ने निधि को खाना और दवाई खिलाकर सुला दिया। दवाइयों के असर से वो भी जल्दी सो गई। नन्ही विनी को पालने में सुलाकर विनय भी दूसरे बेड पर लेट गया। निधि की तरफ देखते हुए वो अपनी पिछली यादों में चला गया। दिल्ली शहर, दिसंबर की धुंध भरी रात, लगभग 10:30 बजे का टाइम हुआ होगा। विनय, आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है। हाँ यार तन्मय, टाइम तो ज़्यादा हो गया है, सोच रहा हूँ कल से टाइमिंग चेंज कर दूँ। हाँ, कहता तो तू रोज ही है, पर करता कभी नहीं। वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि उन्हें लड़की की चीखने की आवाज़ आई। दोनों के कदम रुक गए। तन्मय ने विनय का हाथ पकड़ चलने को कहा। चलना यार, क्यों किसी के पचड़े में पड़ना, ये दिल्ली है। तभी फिर से चीखने की आवाज़ आई। विनय रुक गया। नहीं तन्मय, मैं किसी को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता, तुझे जाना है तो तू जा। इतना कहकर उसने आसपास देखा। एक मोटी सी टहनी पेड़ में लटक रही थी, जो लाठी जैसी थी। विनय ने लपक कर उसे तोड़ लिया और आवाज़ की तरफ चल दिया। तन्मय भी ऐसे एक डंडा लेकर उसके पीछे आ गया। आ गए तुम? हाँ, ऐसे ही थोड़े अपने दोस्त को छोड़कर भाग जाऊंगा। दोनों एक सुनसान गली के बाहर खड़े थे। चीखने की आवाज़ आ रही थी। दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे, पर सामने का नज़ारा देख दोनों का कलेजा कांप उठा। चार नशेड़ी 20-21 साल की लड़की को दबोचे हुए थे। वो बार बार उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। विनय ने कहा, मैं आगे जाता हूँ, तू पीछे से आना। विनय फुर्ती से डंडा लेकर उन चारों पर टूट पड़ा। इस अचानक हुए हमले से वो तीनों डर गए और भागने लगे। उधर पीछे से तन्मय भी उन्हें डंडा लेकर मारने लगा। दोनों ने उन चारों को मार मार कर अधमरा कर दिया था। अब किसी लड़की की तरफ गंदी नज़र डालने से पहले 100 बार सोचोगे, विनय गर्जा।
अबे लड़की तो दूर, ये खुद की बीवी को भी हाथ नहीं लगाएंगे, इतना धोया जो है इनको। तन्मय ने उसे शांत करने के लिए थोड़ा हंसकर कहा। विनय ने उसे घूर कर देखा, फिर उस लड़की की तरफ पलट गया। वो अभी जमीन पर अपने घुटनों पे सर रखकर सिसक रही थी। विनय उसके पास आकर, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो और सुरक्षित भी। नाम क्या है तुम्हारा? वो आगे कुछ और कहता, वो लड़की अचानक ही उसके गले में लगकर और तेज सिसकने लगी। विनय को उससे ये उम्मीद न थी। उसके हाथ हवा में ही रह गए, पर विनय का दिल जरूर अलग तरह से धड़क उठा था। विनय ने भी उसे थोड़ी देर रोने दिया, ये सोचकर कि शायद मन हल्का हो जाए और अपने बारे में कुछ बता दे। थोड़ी देर में उस लड़की की पकड़ विनय से ढीली हुई। वो फिसल कर नीचे गिरती, इससे पहले ही विनय ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो वहीं उसे गोद में लिए पत्थर पर बैठ गया। पास पड़े अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। इतने में तन्मय भी आ गया। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, डर से बेहोश हो गई है। तू कहाँ था? कुछ नहीं, उन कमीनों की जेब काट रहा था, जिससे इस गरीब को थोड़ी सी मदद मिल जाए। वैसे भी पता नहीं कितनों को लूटा होगा इन लोगों ने। तन्मय तू ऐसा कर, टॉर्च ऑन कर, इसको देखते हैं कहीं कोई गहरा घाव तो नहीं लगा है। तन्मय ने टॉर्च ऑन कर दिया। लड़की का चेहरा देखने लगे। सांवली सी लड़की, नाक नक्श ठीक, गालों पर उंगलियों के निशान, होठों से अभी भी खून बह रहा था। चेहरे पर मासूमियत के साथ डर अभी भी था। इसकी हालत देखकर दोनों का खून खौल उठा। भाई तू इसे देख, मैं उनको फिर से मार के आता हूँ। तन्मय ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। तन्मय ठीक है, नहीं जा रहा। विनय ने अपना रुमाल निकाला और पानी से गीला कर उसका चेहरा साफ किया। फिर होठों पर वही गीला रुमाल रखकर हल्का सा दबा दिया। ये सब करते हुए विनय का दिल बहुत धड़क रहा था और उसके दिल में हलचल मची थी। पर उसने गौर न करके उस लड़की को होश में लाने की कोशिश की। फिर अपने बैग में से एक बॉक्स निकाला, तन्मय को इशारा किया। तन्मय ने तुरंत ही एक सिरिंज भरकर लड़की की बाह में लगा दी। थोड़ी ही देर बाद उसे होश भी आ गया। जैसे उसकी आंखें खुली, सामने विनय ही उसे दिख रहा था। उसकी आंखों से आंखें मिलते ही विनय का दिल बेतहाशा ही धड़क उठा। साहेब, मुझे उन गुंडों से बचा लो साहेब। वो फिर से उसके गले लग रोने लगी। इस बार विनय ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। साथ ही तन्मय ने भी उसका सिर सहलाते हुए कहा, तुम ठीक हो और सेफ हो। हमने उन गुंडों का ऐसा हाल कर दिया है कि वे अब तुम्हें क्या, किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? विनय ने पूछा। निधि है सर, उसने रोते हुए हिचकी लेते हुए कहा। अच्छा रोना बंद करो, पानी पियो, फिर अपने घर का पता बताओ, हम दोनों तुम्हें छोड़ देंगे। तन्मय ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। निधि ने ना में गर्दन हिलाकर मना कर दिया। कहा ना, ये पानी पियो और ये बिस्किट खाओ, और इस बार मना नहीं करोगी। पकड़ो इसे। विनय ने थोड़ा तेज और कड़क होकर कहा। निधि ने फिर उसकी तरफ देखा। विनय अभी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में फिर वो उलझने लगा। निधि खा पी कम रही थी, गिरा ज़्यादा रही थी। वो डर और ठंड दोनों से काँप रही थी। उसे ऐसे देख तन्मय को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जिसे विनय ने देखकर समझ लिया। जगह जगह से फटे कपड़े, उसमें से झांकता हुआ जिस्म और ठंड का कहर। वो अपने फटे हुए दुपट्टे से दोनों को रोकने में नाकाम हो रही थी। विनय ने अपनी जैकेट उतारकर उसे पीछे से कवर किया। निधि ने ना में गर्दन हिलाकर लेने से मना कर दिया। विनय ने फिर सख्त लहजे और कड़क होकर कहा, लो पहनो इसे। हर चीज़ के लिए मना कर रही हो, दोबारा मना किया ना तो यहीं भूतों के बीच छोड़ देंगे। पहनो इसे। अब निधि ने जल्दी से जैकेट पहन ली। अब साथ लेकर चलेंगे। तन्मय को हंसी आ गई। हाँ ले चलेंगे, बस अच्छे बच्चों की तरह हमारी बात मानते रहना। तीनों साथ निकलने लगे, मगर निधि चल नहीं पा रही थी। विनय ने देखकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और आगे बढ़ गया। तन्मय भी साथ में ही चल रहा था। थोड़ी ही देर में तीनों एक सरकारी अस्पताल में थे। एक बुजुर्ग के पास बैठी निधि रो रही थी और अपनी आप बीती बता रही थी। उन्होंने इशारे से दोनों को पास बुलाया और हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद साहब, जो आप दोनों ने मेरी बच्ची को बचाया। अचानक से उन्होंने विनय के पैर पकड़ लिए और रोने लगे। साहब, मेरी बेटी का हाथ थाम लीजिए, मेरी बेटी एक अच्छी जीवन साथी साबित होगी। विनय चौंकते हुए, पर बाबा ये कैसे हो सकता है? आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे किसी को भी अपनी बेटी कैसे सौंप सकते हैं आप? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ बेटा, आपने मेरी बेटी का तन ढकने के लिए अपना तन खाली कर दिया, और इससे बढ़कर एक पिता को क्या चाहिए? आपकी बेटी ऐसे इंसान के साथ है जिसे औरतों की इज्जत करनी आती है। पर बाबा फिर भी ये मुझसे बहुत छोटी है, और छोटा बड़ा कुछ नहीं,
बस प्रेम होना ज़रूरी है। बेटा मेरे पास कुछ सांसें बची हैं, मेरी बेटी को अपना लो और मुझे मुक्त हो जाने दो। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा वरना मैं भी मर जाऊंगी। नहीं रह सकती तुम्हारे बिना बाबा। निधि कह कर जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर विनय को अपने दिल में दर्द सा उठने लगा। उसने बाबा की तरफ देखा। बेटा, मेरी बेटी के रंग पर मत जाओ। इसका मन बहुत उजला है बेटा, दुनिया के दिखावे से दूर है ये। इतना कहकर उसकी सांसें उखड़ने लगीं। मुंह से खून भी निकलने लगा। नर्स ने उसे न बोलने के लिए कहकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। तन्मय ने विनय के कंधे थपथपाकर अपनी पलकें झपका दी। फिर वो रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। वहाँ गणेश जी की मूर्ति के आगे से पूजा की थाल उठाकर विनय के पास आ गया। लेकर बाबा की अंतिम इच्छा पूरी। थाल उसके आगे रख दी। विनय ने हल्दी कुमकुम निधि के माथे पर लगाया। फिर सिंदूर से निधि की मांग भर दी। थाली में रखे कलावे से मंगलसूत्र बनाया और निधि को पहना दिया। निधि चुपचाप खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पूरे वार्ड में सबने ताली बजाकर उन दोनों के साथ खुशी जताई। मुबारक हो मेरे भाई। और तुम्हें भी निधि। निधि की आंखें भर आईं। दोनों बाबा के पास गए। उन्होंने पलकें झपकाकर हमेशा के लिए बंद कर लीं। बाबा, बाबा। निधि रो रही थी। बाबा को गुजरे 6 महीने हो चुके थे। निधि ने भी इसे अपनी नियति मान लिया और नॉर्मल होने लगी। विनय और अपने रिश्ते को लेकर वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। विनय भी इस बात से अनजान नहीं था। बस उसे वक्त देना चाहता था। वह ऐसा क्यों कर रही? उसको समझ थी। निधि, तुम्हारा स्कूल तो अब खत्म हो चुका है, तो आगे कुछ सोचा है तुमने? जी मैं समझी नहीं। समझी नहीं? क्या मतलब? तुम्हारा रिजल्ट देखा है मैंने। कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, स्पेशली ह्यूमन साइंस में। तो अब किस फील्ड में जाना चाहती हो? मेडिकल की तरफ या कुछ और सोच रही हो? बोलो। जी हाँ, वो मतलब नहीं, मैं क्या। वो हड़बड़ाने लगी थी। ये क्या लगा रखा है तुमने? मुझे सीधा जवाब दो। विनय ने थोड़ा कड़क होकर कहा, जिससे निधि डर गई और गर्दन झुकाकर रोने लगी। इतने में तन्मय आ जाता है। क्यों वे खड़ूस? नीम चढ़े करेले क्यों मेरी बहन पर चीख चिल्ला रहा है? अबे वो बहन के भाई, पहले बात तो सुन। इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, मैं इसकी फील्ड जाना चाहता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी एडमिशन हो जाए। वरना बात का तो तुझे पता है ना दिल्ली के कॉलेजों का हाल। तन्मय ने उसे आंखों से इशारा करते हुए निधि के पास गया। मेरी मानो तो तुम साइकोलॉजी में अपना भविष्य और पहला मरीज भी घर में ही मिल गया है। कौन यही सोच रही हो ना? तो और कौन? मेरा यार और तुम्हारा खड़ूस पति हमेशा चिल्लाता है जैसे गर्म तवे पर बैठा दिया गया हो। विनय उसे मारने के लिए लपका, मगर अब वो अपने कमरे में भाग चुका था। निधि भी थोड़ा सा हंस दी। विनय ने शायद पहली बार निधि को हंसते हुए देखा था। बच्चों जैसी निश्चल हंसी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ विनय उसे देख रहा है, वो चुप होकर अपने कमरे में आ गई। विनय भी पीछे से आ गया। निधि, फिर क्या सोचा तुमने? मुझे कुछ नहीं करना, उसने डरते हुए कहा। क्यों नहीं करना? सब कहते थे तू ऐसी हो, तुमसे कोई ब्याह नहीं करेगा। पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। लेकिन आपकी दया दृष्टि से और बाबा के अंतिम जिस की वजह से आपको ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ा। कैसी हो तुम? दूसरी बार डरना छोड़कर साफ साफ शब्दों में जवाब दो। अब बताओ, कैसी हो तुम? विनय ने थोड़ा नम होकर कहा। चांद में दाग और एक ऐसा काजल जो लोग नज़र से बचाने के लिए लगाते हैं, मगर अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते। विनय ने उसे गहराई से देखते हुए, जिसे तुम चांद का दाग कहती हो वो असल में उसकी खूबसूरती है, साथ ही उसे वही दाग पूरा भी करता है। और मेरी नज़र में वो काजल है जिसके बिना आंखें अधूरी हैं। और क्या कहा तुमने? मजबूरी, जिद, दया, बहुत गहराई से सोचती हो। तो देखो इन आँखों में, क्या इनमें तुम्हारे लिए दया है? विनय ने चेहरे को दोनों हाथों में लेकर थोड़ा सा सख्ती से कहा। निधि ने आज पहली बार विनय की आंखों में देखा था। शायद उसमें खो भी रही थी। बोलो, क्या इनमें मजबूरी दिखती है तुम्हारे लिए? नहीं। जिद दिखती है? दया या तरस दिखता है? नहीं। फिर क्या दिखता है? और सच बताना, फिर क्या दिखता है? विनय बहुत ही सर्द लहजे में बोला। निधि भी उसकी आंखों में खोई सी ही। इसमें मेरे लिए सिर्फ अथाह वो अचानक से आंख बंद करके पलट जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। निधि को खुद ही हालात समझ नहीं आ रहे थे। विनय ने उसे पीछे से ही कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। ये पहली बार जब विनय ने
शादी के बाद निधि को इतने करीब से छुआ था। निधि भी उसके स्पर्श से सिहर कर काँप उठी थी। विनय ने भी इसे महसूस किया। बात क्यों अधूरी छोड़ दी, पूरी करो। निधि ने ना में गर्दन हिला दी। मेरे मन की बात तो अब समझ चुकी हो। तुम्हारे मन में मेरे लिए, साहब आप पति हैं मेरे, आपका पूरा अधिकार है मुझ पर। निधि ने विनय की बात को पूरा होने से पहले ही बहुत धीरे से ये बात कही, जिसे सुन विनय ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए फिर से उसकी कमर में अपने हाथों को लपेटते हुए अपने करीब कर, मुझे अधिकार की भूख नहीं, प्रेम की प्यास है। और हाँ, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक तुम खुद प्रेम की मेघा बनकर मुझ पर बरसना न चाहो। विनय उसे कहकर छोड़ देता है और बाहर जाने लगता है। निधि जो विनय की नज़दीकी से एक आत्मिक अनुभूति महसूस कर रही थी, उसके दूर हटने से एक अनजानी सी बेचैनी महसूस करने लगी। निधि ने एक एहसास के साथ उसकी कलाई पकड़ ली। साहब, मैं तो कहीं से आपके लायक नहीं हूँ। वो अपनी पूरी बात बोल भी नहीं पाई थी कि विनय ने अपना एक हाथ निधि की कमर में लपेट अपनी ओर खींचा, दूसरे हाथ को उसके बालों में फंसाकर थोड़ा पीछे झुकाकर अपना चेहरा उसके नज़दीक लाकर विनय ने बड़ी ही सर्द आवाज़ में निधि से कहा, सुनो, तुम मेरे लिए कितनी लायक हो। एक मुस्कान जो ज़िंदगी दे जाए वो तुम हो। एक एहसास जिसमें ज़िंदगी समा जाए वो तुम हो। एक ख्वाब जो जीने की वजह बन जाए वो तुम हो। एक उम्मीद जो ज़िंदगी की चाहत बन जाए वो तुम हो। एक हसरत जिस पर मर मिटे वो तुम हो। वो तुम हो निधि, वो तुम हो। निधि, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। विनय ने अपनी आंखें खोलकर निधि को देखा, एक नवजात शिशु जैसी मासूम सी। अब कॉलेज के लिए मना नहीं करोगी ना? निधि अभी भी खामोश थी। नहीं साहब। और मुझे साहब नहीं कहोगी? नहीं कहूँगी। मेरा नाम लेकर बुलाओगी? नहीं, मैं आपका नाम नहीं ले सकती। पर तुमने अभी वादा किया है कि मैं जो कहूँगा तुम मानोगी। मैं सब मानूंगी। तो ठीक है, मेरा नाम लेकर बुलाओ। अब निधि को थोड़ा झटका लगा। नाम? मैं आपका नाम नहीं ले सकती हूँ। क्यों नहीं ले सकती? पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। वो सब मुझे पहले से पता है, पर तुम मेरा नाम लोगी। तुमने अपने पति से वादा किया है, और वादा खिलाफी अगर की तो तुम्हारा पति गंजा हो जाएगा। क्या? हाँ, ये चीटिंग है। जी नहीं, ये तुम्हारे जैसी जिद्दी बच्ची से बात मनवाने का मेरा तरीका है। चलो जल्दी से मेरा नाम बोलो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। विनय ने उसे अपने सामने खड़ा किया। देखो मेरी आंखों में, अब लो मेरा नाम। निधि ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, विनय जी, दैट्स लाइक माई वाइफ। अगले ही दिन विनय तन्मय ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, क्योंकि निधि ने टॉप किया था। साथ ही मेधावी छात्रा होने से उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। अब उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं थी। ये सिर्फ विनय की सोच थी, क्योंकि कॉलेज की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली थी। ये बात निधि अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि उसने अपने स्कूल लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें झेली थीं। 17 साल की तीखे नैन नक्श वाली सांवली सी लड़की निधि, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही तेज था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता एक मजदूर थे। निधि बेशक सांवली थी, ऊपर से लड़की, लेकिन अपने पिता को बहुत ही प्यारी थी। निधि जब छोटी थी तो स्कूल जाने की जिद करने लगी। उसके बाबा ने भी सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया, लेकिन वो आम बच्चों की तरह नहीं थी। जहाँ उसके हम उम्र बच्चों को शब्द पहचानना मुश्किल होता, वहीं निधि पूरी किताब पढ़ सकती थी, जोड़ घटाना के सवाल कर लेती थी। निधि की बुद्धि विकास कौशल से सारे टीचर बहुत खुश थे और सहयोग देने वाले थे, परंतु उसके सहपाठियों ने उसे कभी नहीं अपनाया। उसके सांवले रंग पर हमेशा तिरस्कार और मजाक उड़ाया। लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि और मेधावी छात्रा होने से टीचर का पूरा सहयोग मिलता था। 16 साल की ही उम्र में उसने इंटर कॉलेज में टॉप रैंक से पास किया था। इसी बीच उसके बाबा की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ बाहर से लाने को कहा। जब उसके साथ वो हादसा हुआ, कहते हैं जब दुनिया में जाने वाला होता है तो उसे भविष्य दिख जाता है। इसलिए शायद निधि के बाबा ने जिद कर विनय से उसकी शादी करवाई थी। दूसरी तरफ भी हालातों का ठुकराया हुआ विनय, कहने को तो पूरा परिवार था, पर विनय के लिए सब बेमानी था। विनय की माँ कैंसर की मरीज थी। सही इलाज और दवा न मिलने से उनकी आकस्मिक मौत हो गई थी। वहीं विनय के पिता को अपनी बीवी बच्चे से कोई मोह नहीं था। उन्हें अपने रुतबे और पैसों से मतलब था। पहली पत्नी के गुजरने के कुछ दिनों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और विनय को हॉस्टल में डाल दिया। यहीं से विनय के अकेलेपन की ज़िंदगी जीने का सफ़र शुरू हुआ।
कॉलेज तक आते-आते तन्मय मिल गया, जो दक्षिण भारतीय था, पर उसकी माँ उत्तर भारतीय थी, तो हिंदी पर उसकी पकड़ अच्छी थी। विनय के पिता उसका खर्च भेज देते, लेकिन उसकी सुध नहीं लेते। वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे रमे, विनय को बिल्कुल ही भूल गए। विनय भी उनसे दूर रहना चाहता था। जो कुछ उन्होंने विनय की माँ के साथ किया था, उसे सोचकर विनय को उनसे नफ़रत होती थी। तो पहला दिन कैसा रहा कॉलेज का बच्ची? विनय ने निधि का उतरा वह चेहरा देखकर ध्यान भटकाने के लिए उसे चिढ़ाया। विनय जी, उसने गुस्से से कहा। हाँ बच्ची बोलो। मैं बच्ची 2 साल पहले थी, अब पूरे 18 साल की हो गई हूँ। दोबारा बच्ची कहा तो क्या करोगी बच्ची? मैं आपका मुंह नोच लूँगी। निधि ने दांत पीसते हुए कहा और विनय मंद मंद मुस्कुरा रहा था। विनय को मुस्कुराता देख उसे भी हंसी आ गई, मगर विनय देख न ले, वो उसकी तरफ पीट करके बैठ गई। पर विनय तो विनय ठहरा। उसने निधि को पीछे से अपने गले लगाते हुए कहा, लो नोच लो मेरे कान। तुम्हारे पास ही लेकर आ गया, बशर्ते हाथों से नहीं, अपने होठों से नोचना काट काट के। तभी निधि विनय के गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ी। विनय ने एक हाथ से उसे गले लगाया और दूसरे हाथ से उसका सर सहलाते हुए, निधि मेरा प्यारा बच्चा, प्लीज़ रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे आंसू मुझे बेचैन कर देते हैं। मुझे पता है आप ये सब मेरा मन सही करने के लिए कर रहे थे, और मैंने उल्टा आपको ही बेचैन कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। वो विनय के सीने में लग रोते हुए धीरे से बोली। खबरदार जो मेरी पत्नी को बुरा कहा। हाँ, वो थोड़ी बच्ची सी है, जो बात बात पर अपने मोती गिराती रहती है। विनय जी, उसको ठुनकाते हुए कहा। विनय ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले साफ कर दिया और बोले, तुम्हारा सही है, मेरी बेचैनी बढ़ाकर शांति देवी बन बैठती हो। उनकी बातों से निधि को हंसी आ गई। मुझे भी ये वाली मुस्कुराहट ही चाहिए, विनय ने अपनी उंगलियों को उसके होठों पर लगाकर कहा। तभी जोर से दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। सामने देखा तो तन्मय आ चुका था। निधि एक झटके से उससे अलग होकर किचन की तरफ बढ़ गई। तन्मय विनय को छेड़ते हुए, अबे चाय पानी नहीं पूछेगा क्या? अपने इकलौते दोस्त को गले लगा, पर नहीं, सांड सा बना बैठा है। तन्मय पूरी नौटंकी किए हुए था। तभी विनय अपने पैरों की चप्पल निकालते हुए बोला, तुझे गले नहीं, तेरी आरती उतारूंगा, वो भी नज़र लगाने वाली। वो उसे मार पाता उससे पहले ही तन्मय ने निधि को बीच में खींच लिया और कमरे में भागा। निधि, चाय मुझे कमरे में ही दे देना, वरना तेरा पागल पति आज मुझे धो देगा। आपने तो उन्हें चाय भी पीने नहीं दी, निधि ने नाराज़गी जताते हुए कहा, और चाय गर्म करने किचन में चली गई। रात को विनय अपनी नाइट पर जाते हुए तन्मय को निधि का ध्यान रखने के लिए बोल रहा था। फिर निधि की तरफ देख जाने लगा। ऐसे ही पता नहीं चला और 5 साल कब निकल गए। तन्मय और विनय अब डॉक्टर हो चुके थे। उनकी ज्वाइनिंग भी एम्स में हो चुकी थी। निधि भी गोल्ड मेडलिस्ट हो चुकी थी। साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में इंटर्नशिप के लिए उसके पास कई जगह से ऑफर आए थे। उसने सब कुछ विनय पर